नाज़रीन, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से जो किरदार रहा वो सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी अमरीकी जो अफवाज है उनके इनखला के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे अब भी पाकिस्तान को अपनी उन कोशिशों के हवाले से बावर कराना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का किरदार कितना अहम रहा। लेकिन अब भी जो बैन अल-अक़वामी बरादरी आलमी ताकतें हैं इस चीज़ के ऊपर मुसिर हैं कि पाकिस्तान अपना किरदार फिर से निभाए। जो अमरीकी मीडिया है, वाशिंगटन से जो इतलात हैं उसके मुताबिक, अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ये चाहता है या वाशिंगटन ये चाहता है कि इस्लामाबाद अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ताकि तालिबान काबुल के ऊपर अपना जो ताकत के बलबूते पर कंट्रोल है वो ना संभाल सके। ऐसी सूरत हाल में भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी रखे हुए और जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए दहशतगर्द दाखिल कराई है, भारत ने इल्जाम तराशी की। इसी के साथ साथ सलामती काउंसिल के हवाले से जहां पर पाकिस्तान को भी मौका देना चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को तो ना दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान ने उस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई के लिए इस्तेमाल किया, जिसके लिए दफ्तर खारजा ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी की कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाना चाहिए था और अगर उस प्लेटफॉर्म पे अफगानिस्तान था तो फिर उससे पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी और उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, दरपेश चैलेंजेस और जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसमें पाकिस्तान के लिए वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान आगे चल के चीजों का तयन कर सकता है। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ DGISI अमेरिका के दौरे के ऊपर थे, जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इन मामलात के ऊपर बातचीत की और कहा यही गया कि जो बेस का अल्फा लफ्ज है या उस देने के हवाले से उसकी कोई भी बात इन मुलाकातों में नहीं हुई है। यह मामला इससे पहले भी चलता चला है और पाकिस्तान का यह वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस मामले के ऊपर कोई बात ना हुई है और यह मामला, ये चैप्टर, ये नुक्ता जो है वो अब खत्म हो चुका है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस सब पर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन है और यह मकबूल जान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। और मुझे साथ ही में ज्वाइन कर लेंगे मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और यह साहब आपकी तरफ से मैं आता हूँ कि ये क्या वजह है कि भारत हमारे खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। सलामती काउंसिल के अंदर जो है वो जिस तरीके से अफगानिस्तान ने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और वहां पे भी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई उसने की है, या आखिर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान तमाम तर कोशिशों, काविशों और किरदार अदा करने के बावजूद भी इल्जामात की ही जद में। देखें, जिस दिन 9/11 हुआ था उसके दूसरे तीसरे दिन आपकी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया था, जिसके बारे में जॉर्ज टेरेंट कहता है कि हम सोचते थे कि पाकिस्तान 2 या 3 हमारी जो हैं डिमांड्स उनको तस्लीम कर लेगा, लेकिन हमारी हैरत की इंतहा ना रही कि मुशर्रफ ने साथ के साथ तस्लीम कर ली। और उसके बाद मुशर्रफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते थे कि हमें यकीन दिलाया गया है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान को शिकस्त हो गई तो फिर हमारी मर्जी की हुकूमत बनेगी। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी और इंडिया में भी बच्चे बच्चे को यह इल्म था कि पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत बनने जा रही है और वह हुकूमत शुमाली इत्तेहाद की है। पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1996 में जब काबुल फतह हुआ था तो अहमद शाह मसूद का घर जो दुशंबे में था उसमें इंडियन एम्बेसडर आया था और अहमद शाह मसूद ने अपनी टोपी उतार कर कहा था कि अगर अफगानिस्तान में मुझे इतनी सारी जगह भी मिल जाए तो मैं तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा। तो उसने कहा था कि इससे हमें क्या फायदा होगा, तो उसने कहा था तालिबान के खिलाफ लड़ना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है। और उसके बाद इंडिया ने वहां पर एक $7 मिलियन का एक अस्पताल बना के दिया था और साथ साथ उसके उन्होंने वहां पर 8 हेलीकॉप्टर दिए थे जो उसके जख्मियों को वहां लेके आते थे। ठीक है। 1996 से लेकर 2001 तक आपके साथ वो चलता रहा। फिर आपको उसी वक्त तय कर लेना चाहिए था अफगानिस्तान अमेरिका के साथ अपनी मोडालिटीज कि हम कहां खड़े हैं और भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं और तुम्हारी दोस्ती कहां खड़ी है। 20 साल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लेवल ये रहा कि एक नॉन नेटो एलाई के मुखालिफ अमेरिका बाकायदा अपनी गवर्नमेंट के जरिए जो अफगानिस्तान में उसने कायम की, बाकायदा उसने कौंसल खाने खोले, बाकायदा वहां से सपोर्ट मिलती रही, बाकायदा वहां से टीटीपी को सपोर्ट मिलती रही,
बकायदा वहां से कलभूषण यहाँ आता रहा, बकायदा वहां से मैं एक एक ठिकाने को जानता हूं जहां बलोच और चर्चिल वहां जाते थे और उनको सपोर्ट मिलती थी। जहां फिर बकायदा ईरान के साथ एक मुआहदा करवाया गया और उसके साथ ज़रिंज के रास्ते इंडिया को बकायदा एक लीवरेज दिया गया कि चाबहार का रास्ता आएगा तो खुलेगा। ये सब कुछ होता रहा। ये 20 साल की हमारी वो पॉलिसी है जिसके ऊपर हमने खामोशी इख्तियार की और हमने सिर्फ 4 चीजों के ऊपर जिंदगी गुजारने की कोशिश की। नंबर 1, हमें जनाब कोलेक्शन सपोर्ट फंड मिलता रहे, हमें थोड़े से कुछ पुर्जे वुर्जे मिलते रहे, हमारे बच्चे जो हैं वो वहां जाके तो वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, और चौथी चीज है कि अमेरिका का हमारा साथ रहे। यही वजह है कि ना हम आज तालिबान हम पे उस तरह भरोसा करते हैं ना कोई और कर रहा है। राइट अमजद शोएब साहब, आप समझते हैं कि अब जो पॉलिसी हमारी है यानी एब्सोल्युटली नॉट से लेके इस वक्त जो हमारा स्टांस है और फिर फोन कॉल के हवाले से जो इस वक्त की पॉलिसी आप समझते हैं क्या वो ठीक है? क्योंकि पॉलिसीज अगर बेहतर आपके अंदाज में आगे बढ़े तो फिर भारत की इल्जाम तराशी, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से इस्लामी काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां क्यों आ रहे हैं? अब कुछ तो बेहतरी होनी चाहिए थी हमारे 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 फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले दिन से ही जब अमेरिका ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तालिबान को आमादा करे, तो पाकिस्तान को मेरे नुक्ता निगाह से उस वक्त भी अकेले इस काम को शुरू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की कई लिमिटेशंस हैं, कई मसले हैं। 2015 के बाद सिचुएशन बहुत बदल गई थी। एक वक्त था कि जब तालिबान नॉर्थ वजिरिस्तान में बहुत सारे तालिबान यहाँ बैठते थे, यहाँ से जाके ऑपरेट करते थे, तो पाकिस्तान का कुछ इन्फ्लुएंस ज्यादा था। लेकिन जब 2015 में तालिबान यहाँ से चले गए और फिर रशिया ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की मदद बंद करके तो तालिबान से रवाबत कायम कर दिए, ईरान ने रवाबत कायम कर दिए, चाइना पहले से ही उनके साथ राब्ते में था, तो ना तो वो आइसोलेटेड रहे तालिबान पॉलिटिकली, और ना ही उनको पाकिस्तान की इतनी मदद की जरूरत थी कि वो समझते कि पाकिस्तान ही सब कुछ उनके लिए है। उसके बाद सिचुएशन ये थी कि कुछ लोग उनके कोई कोयटा में या उनकी फैमिलीज यहाँ मौजूद थी इनमें महाजरीन में, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट था, एक आपकी तरफ से एक एज था कि हम इसको बहुत गहराई में जाके कुरेदते नहीं हैं कि किस किस की फैमिली यहाँ पे है और उसको क्या किया जाए। तो एक थोड़ी सी गुडविल मौजूद थी जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया। आज तालिबान पाकिस्तान के कहने पे कुछ नहीं करेंगे। अगर आज एक खित्ते के मुल्क मिलके उनको कोई मैसेज देते हैं जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान मौजूद हैं, तो शायद वो कोई बात किसी की सुन ले। लेकिन अमजद साहब, वॉशिंगटन की तो यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपना असर और रसूख एक बार फिर इस्तेमाल करे ताकि तालिबान काबुल के ऊपर ताकत के बलबूते के ऊपर उसका कंट्रोल ना हासिल करे। देखिए, ये हमें समझना चाहिए था ना, हम अकेले लगे। इसी वजह से हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी। एक तो अमेरिका की तारीफ कि वो एक काम आपसे करवाता है, फिर दूसरा बता देता है, वो खत्म होता है तो तीसरा, डू मोर के कभी उस पर खात्मा नहीं हुआ। हम समझते हैं कि हम ये काम कर देंगे, हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, हमारा एक ताल्लुक बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका अगला तैयार होता है काम। लिहाजा भी आप बहुत लंबे किस्से में फंस जाते हैं। जहां आगे किसी पॉइंट पे आप रुके तो अमेरिका का आपके साथ मामला गड़बड़ हो। आप ब्लॉक कहते रहे कि जनाब हमारा ये मसला वो मसला नहीं, हम वो कहेंगे कि ना करके दो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की ये कैपेसिटी थी नहीं कि हम अकेले अफगानिस्तान की सिचुएशन को संभाल दें, जहां पे एक सुपर पावर की अपने इंटरेस्ट हैं, दूसरी जो रीजनल बहुत बड़ी पावर्स हैं, चाइना, रशिया, उनके इंटरेस्ट हैं। क्या पाकिस्तान वहां पे मामला चला रहा था या चला रहा है? वो नहीं होगा। अमेरिका रशिया को नहीं कह सकता था, अमेरिका ईरान को नहीं कह सकता, अमेरिका चाइना को नहीं कह सकता, ले दे के पाकिस्तान उसके हत्थे चढ़ा हुआ था, हम भी लगे रहे। आज भी अगर हम उनको ये कहें कि जनाब अगर बाकी कुछ करना है तो रीजनल कंट्री सारे बैठेंगे, उनसे बात करें, हम इससे आगे नहीं कुछ कर सकते। आपने एक पॉइंट आके जिस पे ब्रेकिंग पॉइंट लेके आना है, जहां कट ऑफ पॉइंट हो के आप कहें कि जनाब बस एनफ इज एनफ, इससे आगे हमारा कुछ नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते। अगर आप ये नहीं करेंगे, फिर लग जाएंगे इस काम पे, तो आपको उसके बाद कुछ और काम तैयार होगा आपके लिए। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हमने अपने कंधों पे यूं बोझ उठाया जिसके हम मुतामिल नहीं थे,
और हम सुलह सफाई के वो ड्रामे नचाने के लिए आगे पीछे भागना शुरू हो गए, तालिबान की मन्नत समाजत शुरू कर दी, असला देता रहा उनको ईरान, पैसे देता रहा रशिया, जिनके वो जा जाके जब रशिया बुलाना चाहता उनको बुलाता, भागे जाते हैं ये सारे, न सिर्फ ये बल्कि बाकी भी अफगानी। राइट सर, मैं सर इसी चीज के ऊपर आता हूं जरा सा, क्योंकि कुछ इसी सारे मामले के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के जो कुछ बढ़ते हुए वाकयात हैं, एक बार फिर वो सर उठा रहे हैं। इसी के हवाले से हम कुछ मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हैं। और ये साहब, ये जो दहशतगर्दी के वाकयात जो दोबारा से सर उठा रहे हैं, फिरोजवाला के अंदर जो कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक हुए, खुदकश जैकेट्स, अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ, शिमाली वजीरिस्तान में जो चेक पोस्ट पर हमला हुआ, पाकिस्तान तो कह रहा है कि ना ही पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा और यही तवक्को रखता है कि अफगानिस्तान भी अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। आप समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, ये वाकयात इसी से ताने बाने इसके जोड़ मिलते हैं? देखिए, इल्जाम तो तालिबान पर उस वक्त लगाया ना जब तालिबान अफगानिस्तान के इंचार्ज बन चुके हों। अफगानिस्तान पे इस वक्त हुकूमत किसकी है? अफगानिस्तान पे हुकूमत तो इस वक्त उनकी है, अशरफ गनी की है। और अफगानिस्तान पे 20 साल हुकूमत किसकी रही है? जहामद करजई की रही है, अशरफ गनी की रही है। अफगानिस्तान में अगर आपके टीटीपी वहां जाके बैठता था और उसको मुकम्मल सपोर्ट मिलती थी तो कौन देता था? वही हुकूमत जिसके सरबराहान को आप यहाँ एक्सेप्ट करते थे, आप यहाँ पर उनको हार पहनाते थे। वही अब्दुल्ला था जो आपके खिलाफ जहर उगलता था, वही अमरुल्लाह साले से आपके खिलाफ जहर उगलता था। वही लोग थे जो आपको सपोर्ट करते थे, जिनके अस्पतालों में ये लोग जाके इलाज कराते थे, हाँ वो BLA क्यों दूसरे। तो पहली बात तो यह है कि तालिबान का तो चैप्टर हम उस दिन खोलेंगे जिस दिन तालिबान तो खुद फाइट में लगे हुए हैं। तालिबान जो है वो अगर अपनी फाइट में, यही तो यही बात उन्होंने कही थी उस वक्त सऊदी अरब में। सऊदी अरब ने उनको कहा, उनके जो उनका मकरन था, उसने कहा था कि आप अलकायदा से अपने आप को अलहदा कर लें। ठीक। तो उस वक्त तो होता तैयब आगा वहां पर, तैयब आगा ने कहा था हम किस लिए भैया अलहदा कर लें, हम तो लड़ रहे हैं अपने तौर पर, हम एक और महाज क्यों खोलें। तो जिस पर बहुत सख्त लड़ाई हुई थी। तो आपको याद होगा कि यहाँ से अहमद शुजा पाशा साहब गए थे और उन्होंने बाकायदा उनको सुलह कराने की कोशिश की, सुलह नहीं हुई थी। इसीलिए आज सऊदी अरब का चैप्टर तालिबान के मामले में मुकम्मल तौर पे क्लोज हो चुका हुआ है। पाकिस्तान का अभी भी चैप्टर मौजूद है कि मुल्ला उमर की एक वसीयत मौजूद है कि पाकिस्तान को हमारी असास है, पाकिस्तान को हम छोड़ने से इसके बगैर हम कुछ नहीं है, हमारा साथ पड़ोस इसको उनका है कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। एक मौजूद। दूसरी बात यह कि वो क्यों वो लड़ रहे हैं इस वक्त। और एक और बात बताऊं आपको, क्या तालिबान जो हैं वो नेगोशिएशन की बुनियाद पे मेज पे आए हैं? क्या अमेरिका को उन्होंने गुफ्तगू से वहां से भगाया है? वो लड़ते चले आ रहे हैं, आज तक लड़ते आ रहे हैं और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। या तो ये बात है ना कि आप उनको बिठाने की कोशिश करें, वो कहते हैं आपने 14 महीने लगाए उनके साथ, कभी ये चीज आपको आप गवर्नमेंट को उठा रहे थे कि आप चलते रहे। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस मौजूद है कि जिस तरह से वॉशिंगटन कह रहा है कि काबुल पर ताकत के बलबूते पर रोका जाए, क्या पाकिस्तान ही कर सकता है ये? नहीं, पाकिस्तान का अमेरिका नहीं कर सकता। पाकिस्तान को छोड़ दें, अमेरिका कर सकता है? अमेरिका रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इस वक्त सबसे बड़ी बात देखकर मेरी बात सुने, एक नेचुरल सूरत हाल होती है किसी इलाके की, वहां फाइट चल रही है, वो भी पढ़ रहे हैं ये फाइट, आप उनको किस बुनियाद पे बिठाएंगे? वियतनाम में फाइट चल रही थी, आपने 9 साल मुज़ाकरात किए पेरिस में बैठ के, ली डक थू को और किसिंजर के, आप चलते रहे वहां बैठ के करते रहे, लेकिन फाइट कोई नहीं छोड़ता अपनी फाइट को। फाइट को छोड़ने का मतलब यह है कि आप पोजीशन स्ट्रेंथ से पीछे हट जाएंगे। फिर दूसरी बात ये देखें ना, चारों तरफ इस वक्त जितनी भी पोस्टें हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, वो तालिबान के कंट्रोल में है। रूरल एरिया सारा उनके पास है। अच्छा, अपने कैदी रोज छुड़वा रहे हैं जेलों से जाके। आप मुझे बताइए कौन है उनको जो कहेगा कि आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे जब तक आप उसको कोई बड़ी चीज ऑफर ना करें। और बड़ी चीज वो कहते हैं अशरफ गनी इस्तीफा दे दे, एक और गवर्नमेंट को एक लेके आए, कोई न्यूट्रल बंदा है, बैठे हम उससे बात करेंगे। राइट सर, मैं आपकी इसी बात को सर आगे बढ़ाता हूं। जरा मोहसिन बेग साहब, जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जो वॉशिंगटन की इस वक्त जो मुतालबा है कि पाकिस्तान तालिबान है उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो है वो काबुल पर जो ताकत के बलबूते पर कंट्रोल हासिल करने से रोके। शेख साहब भी ये समझते हैं कि इस वक्त वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा, और औरिया साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका भी ये नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ भारत की इल्जाम तराशी, दूसरी तरफ जो है वो
यूएन के प्लेटफॉर्म से अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हर्जा असराई करता है, पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया जाता। तमाम तर चीजें होने के बावजूद भी पाकिस्तान की उन चीजों का एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या अभी भी हमारी कोई पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है वो लैग करती है, जिसकी बिना पे हमें इस तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली फॉरेन पॉलिसी लैग करती है। हमने जो कुछ अफगान गवर्नमेंट है या अफगानिस्तान के लोग हैं उनके लिए किया, वो सबके सामने, और उसका नुकसान भी हमने बहुत उठाया एज ए कंट्री और लोगों ने भी। और हमारा तो कल्चर तब्दील किया जब ये इतने ज्यादा तादाद में रिफ्यूजी आए आज से 30 साल पहले। बात यह है कि जी अभी भी जो हमारा इन्फ्लुएंस तालिबान पे है या नहीं है ये अलग डिबेट है, लेकिन जो दोहा में जो डिबेट शुरू हुई और जो अमेरिकन के कहने के ऊपर हमने भी उसमें रोल प्ले किया और इनको एक टेबल पे बिठाया, और अमेरिकन ने अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट को बाईपास करके ही सारा कुछ तालिबान से एग्रीमेंट किया एक, जिसमें उन्होंने अपने मफादात को सामने रखा और अफगान गवर्नमेंट को बाईपास किया। उनका अशरफ गनी साहब का या अफगान गवर्नमेंट का गिला अमेरिकन से बनता है, हमसे नहीं बनता। हमने तो जो कुछ किया वो सबके सामने है और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी जो रेफ्यूजीज आने हैं, ह्यूमन क्राइसिस है, उसके लिए अमेरिका कह रहा है जी टर्की और पाकिस्तान कुछ करें, हालांकि ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। तो नेचुरली वो एक ह्यूमन क्राइसिस होगा, उसके ऊपर बहुत बेहतर अंदाज में मेरे ख्याल में हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो पॉलिसी बना रहे होंगे और बनानी चाहिए, क्योंकि जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर फ्री फॉर ऑल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत नुकसान हुआ और हमारे अपने हालात, इंटरनल हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि कोई 10-20 लाख लोग आ जाएं। हमारे अपने फाइनेंशियल हालात इतने बेहतर नहीं है एज ए पाकिस्तान के अंदर। तो जो इंडिया ने रोल प्ले किया वो नेचुरली हमारी वीकनेस थी, इंडिया ने प्ले किया, वो पहले भी प्ले कर रहा था। और अभी जो अमेरिका की तो सर अभी भी आपको लगता है कि एज ए स्पॉइलर के तौर पर अपना किरदार वो अदा कर रहा है और तैयार बैठा हुआ है कि जब मौका मिलेगा वो स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा? जी वो कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है, नेचुरली उसमें इंडिया की ख्वाहिश होगी कि वो हमें हर जगह पे जो है वो हम पे चढ़ दौड़े और हमें जिस तरीके से भी नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाए, और वो कर भी रहा है। लेकिन आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन में हम मेजर प्लेयर हैं, हमारी जितना बॉर्डर अफगानिस्तान का किसी कंट्री का नहीं है, और हमें उन्होंने बाहर रखा और फिर ऊपर से कह भी रहे हैं कि जी आप रेफ्यूजीज के लिए और आने वाले दिनों में ये करें और वो करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट में पॉलिसीज है उनको बहुत सोच समझ कर, बगैर किसी गलती के, और जो फ्यूचर क्राइसिस आपको और अपॉर्चुनिटीज जो आपको नजर आ रही हैं उसको बहुत सोच समझ के प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं वो नेचुरली रोल प्ले करेंगे और वो एक्सप्लॉइट करेंगे सिचुएशन को, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। राइट। अमजद शोएब साहब, इतने गैर जरूरी गैर अहम कैसे हो गए मामला अफगानिस्तान का और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ही मौजूद नहीं, क्यों? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि भारत ने और अफगानिस्तान ने मिलकर एक स्टेज सजाया था सिर्फ पाकिस्तान को इल्जाम तराशी करके तो बदनाम करने के लिए। वरना तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपने पाकिस्तान से मदद मांगी कि जनाब पाकिस्तान इनको ये जो तालिबान हैं इनको डिसमेंटल करे। जिससे आप मदद मांग रहे हैं वो स्टेज पे है नहीं, वो आपको बताए कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन हमारा किरदार क्या रहा अमजद शोएब साहब? अगर अफगानिस्तान और भारत ने ये स्टेज सजाया तो हमारा किरदार क्या रहा? हम इसको काउंटर क्यों नहीं कर सके? वैसे भी सारा जो उससे पहले जितना आज दिन तक जो कुछ भी हो चुका है वो पाकिस्तान की मदद से हुआ कि पाकिस्तान ने ये मुज़ाकरात वगैरह का इंतजाम कराया, तो पाकिस्तान की रेलेवेंस तो प्राइमरी है। लेकिन चूंकि भारत और अफगानिस्तान ने ये मिलकर किया, हमारे तो वहां पे इन्होंने मुनीर अकरम साहब जो हमारे वहां पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने लिख के रिक्वेस्ट भेजी कि जी ये हम रेलेवेंट हैं क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर और हम ही सारा कुछ कर रहे थे इनके लिए, तो हमें भी वहां पे होना चाहिए। लेकिन भारत ने उसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि उनका 1 महीने के लिए सदर उनका है। तो ये तो उन्होंने खुद अपने आप को मैं समझता हूं ना सिर्फ बदनाम किया, अपना घटियापन दिखाया, बल्कि इसका नुकसान हुआ। क्योंकि
पाकिस्तान ने तो अपना मौकफ उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करके तो वो तकसीम कर दिया, 15 रुकनी जो सिक्योरिटी काउंसिल है ठीक। उसमें हर मेंबर को दे दिया कि जी ये जो कुछ कहते रहे जवाब हमारा ये है, वो जवाब पहुंच गया। लेकिन अगर वहां पे ये भारत कर देता तो अच्छा होता उसके लिए भी। आज भारत का अपना जो घटियापन है वो दुनिया के सामने है कि दुश्मन होता है, दुश्मन के भी कुछ असूल होते हैं, आप भी दुश्मन के अपने भी कुछ मॉरलिटी उसके पल्ले होती है। ये तो सारा नजर आ गया ना कि आप एक ड्रामा रचा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने भरपूर जवाब दिया मुनीर अकरम ने, तो वो मैं समझता हूँ ये बेकार है। लेकिन क्योंकि उनको पता था कि इससे हासिल कुछ नहीं होना, इल्जाम तराशी हमने करनी है और इल्जाम तराशियों को जवाब आगे से आ जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे कि सामने कोई खड़ा जवाब दे रहा हो, हम इल्जाम तराशियां करके घर चले जाएं, तो वो उन्होंने कर लिया। लेकिन जो असल चीज है वो ये है, जैसे अभी ओरिया साहब ने बात की, सारा मसला रुका हुआ है एक चीज पे, और वो ये है तालिबान ये कहता, तालिबान ने कभी भी जंगबंदी कबूल नहीं की। ये कहना कि तालिबान जंग पर बंद कर दें, वो तो जब मुआहदा ही नहीं हुआ जंगबंदी का कभी, तो वो क्यों बंद करेंगे। ठीक। और इन एनी केस उनके हाथ में और कार्ड ही नहीं है सिवाय जंग के या ये ऑपरेशन जो वो कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनके पास और कुछ नहीं है जिसमें वो बार्गेनिंग करें, लिहाजा वो जंग तो करेंगे। लेकिन जब मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा जी कि अशरफ गनी जो है वो हुकूमत से हट जाए, यानी दूसरे लफ्जों में अशरफ गनी का जो सेटअप है पूरा, जिसमें अमरुल्लाह सालेह है, हनीफ अतमार है, ये हट जाए और फिर एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बने, फिर मुज़ाकरात होते रहे। अब अमेरिका ने खुद जब मुज़ाकरात किए तो उस वक्त अशरफ गनी का कहते रहे, पहले तालिबान नहीं माने तो उन्होंने नहीं बिठाया उसको। अशरफ गनी को बेहकीकत और बेहैसियत तो अमेरिका कर गया, आज क्यों लटके हुए उसके साथ। अमेरिका को चाहिए कि अशरफ गनी को जब पहले इन्होंने बाहर रखा था तो आप भी उसको कहेंगे जी आप एक तरफ हट जाएं ताकि मामला आगे बढ़ सके। आप उसको जंग को हवा दे रहे हैं, अशरफ गनी को हौसला दिया हुआ है, पीछे अमेरिका का भी हाथ है और भारत का भी, वो बात सुनता ही नहीं किसी की। भाई एक इंडिविजुअल ज्यादा जरूरी है उस मुल्क के लिए, या मुल्क पूरे जो वहां पे आवाम है अफगानिस्तान को, उनका अमन जरूरी है। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसी चीज के ऊपर बात कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि जो सफरी पाबंदियां हैं पाकिस्तान के ऊपर, और भी दूसरे जो कमजोर ममालिक है पाकिस्तान सदर, उनके जो है वो सफरी पाबंदियों में नरमी आ गई, लेकिन पाकिस्तान को ये चीजें अब तक मैसर नहीं आ सकी हैं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। और ये साहब, ये जो बात इस वक्त अमजद शुएब साहब ने ब्रेक पर जाने से बात की, मैं चाहूंगा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा कि जिस तरीके से गैर मौसर जो किया गया अशरफ गनी साहब को अमेरिका की तरफ से, और आज फिर उन्हीं की पुष्पराई भी की जा रही है, तो ये गेम आखिर जो चल रहा है पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्या है इसके अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि सारे मुज़ाकरात की तारीख आप उठाएं, आपकी तालिबान ने पहले दिन से एक मुतालबा किया था कि अशरफ गनी हो, अहमद करजई हो, अब्दुल्ला हो, अमरुल्लाह सालेह हो, ये सारे वो लोग हैं जो आपके साथ ब्रीफ केस में लेके आए थे, और जब आप चले जाएंगे तो ब्रीफ केस लेके वापस चले जाएंगे कि कोई हैसियत नहीं, कोई जर्मनी से आप लेके आए, कोई इंग्लैंड से लेके आए, कोई वहाँ से, वहीं सारे बैठे हुए थे आराम से, आपकी रोटियों पर पल रहे थे। अमरीकियों ने बड़ी कोशिश की कि ये इनके साथ मुज़ाकरात करें, फिर हमारे पास आए, तालिबान नहीं माने। फिर आपको याद होगा कि दुबई के अंदर को 200-250 लोग जो थे उन्होंने इकट्ठे करके उनमें इस गवर्नमेंट को डाला, इनके साथ बैन अक़वामी जो मुज़ाकरा, बैन अक़वामी जो मुज़ाकरा कर लें। तो तालिबान को फिक्र मुझे अच्छी तरह याद है कि आप किसी बारात में आए हैं जो 200-250 लोग हैं, वो खत्म हो गया, दुबई की कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अमेरिका को मजबूरन अपनी बनाई हुई इस हुकूमत के साथ जो है उसको पीछे हटाना पड़ा, यानी उनको चौकीदार के तौर पर भी नहीं रखा गया। ये उनकी हैसियत और ये उसके मुकाम था। लेकिन 1-1.5 साल में ये सारे के सारे कहते थे हम अफगान हैं, हम लड़ेंगे, हम तालिबान को शिकस्त देंगे। वो अमेरिका को ये कहते, अमेरिका ने कहा अच्छा आप चले जाएंगे, तुम शिकस्त दे देना। अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका ने किया है उनके साथ बड़ा बड़ा जुल्म, और जुल्म ये किया है कि पहले जितनी भी लड़ाई होती थी, अब मैं आपको क्यों हार रहे हैं, वो होती थी ट्राइबल लेवल पे। दोस्तम की अपनी उज़्बेक मलेशिया होती थी, उसके बाद होती थी उसकी अपना क्या नाम है, अपना अहमद शाह मसूद की ताजिक मलेशिया होती थी। ये मलेशिया ट्राइबल लेवल पे खूनी दुश्मनी के चक्कर में चलते रहते थे, 4 उसके मारते थे, 4 ये मारते थे। वो एक पुराना ट्रेडिशनल 1000 साल की चलती आ रही थी वो।
अमेरिका ने ये किया, $5,000 पे, $7,000 पे एक यूनिफाइड किस्म की आर्मी बनाने की कोशिश की। उसमें हर तरह का बंदा आ गया, वो ट्राइबलिज्म वहां से खत्म हो गया, रेगुलर आर्मी टाइप, जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है, वो बॉर्डर। अब वो एक यूनिटी रह नहीं गई। अब वो जो 4 यहां मिलते हैं वो सरेंडर कर जाते हैं, 4 वहां मिलते हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। तालिबान और पावर आ गए। उन्होंने समझा था शायद ये हमको नेटो टाइप फौज बनाएंगे तो क्या होगा। इस वक्त सर सूरत हाल ये है, समझने की बात यह है कि किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर। अमेरिका का एक मकसद है और इंडिया का भी एक मकसद है। इस वक्त आप देख लें पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो मौजू ही नहीं है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना मौजू है। अगर अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस होती है तो चाइना की सी पैक पे डिस्टर्बेंस होती है। ये उनका मकसद है, यही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस रहे, यहाँ पर अमन अमान खराब रहे, हालात ठीक ना रहे, लड़ाई होती रहे, छोटी छोटी चलती रहे, ताकि चाइना की कंटेनमेंट का। राइट, बिल्कुल आपने बात की। मैं सर इसी के ऊपर बात करूंगा। मोहसिन बेग साहब, ये जो बात है हमारे ऊपर, जहां तक हम बात करते हैं एब्सोल्युटली नॉट भी है, फिर कॉल आने के इंतजार भी है, फिर इसके साथ साथ जो सफरी पाबंदियां हैं उसमें भी अब तक वो नरमी नहीं है। इसके ऊपर मैं चाहूंगा जरा इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसी सारी सूरत हाल के साथ साथ। अजीज, ऐसा है कि जो डिप्लोमेसी है वो एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। स्टेट लेवल के ऊपर आपको डिप्लोमेट्स जो तैयार आप करते हैं तरीके से पूरी दुनिया के साथ अपने रवाबित इस तरीके से रखते हैं, फिर लॉबीज इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ इन्फ्लुएंस डाला जाता है उन कंट्रीज में जिसमें इंडिया हमसे बहुत आगे है। सम रीजन और अदर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो फ्यूचर नहीं देख पाते कि हम पे दूसरी जो दुश्मन लोग हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। हमने उनका फॉरएवर मुकाबला भी करना है, उनको काउंटर भी करना है। अब जहां तक सफरी पाबंदियां ब्रिटिश बरतानिया की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने रेड लिस्ट से इंडिया को निकाल दिया जहां पे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा इशू है। और जो इंडियन वेरिएंट आया, जो डेल्टा आया, उसमें इंडिया बहुत हमसे आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तो सिचुएशन बहुत हद तक काबू में रही है, बहुत बेहतर है और अल्लाह ताला आगे भी बेहतर ही रखे। लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब के इश्यूज के ऊपर नादान जो ये हमारे एडवाइजर हैं शहजाद अकबर साहब, इन्होंने कुछ इस किस्म से रोल प्ले किया। उनके जो हमारे पुराने एग्रीमेंट्स थे प्रिजनर एक्सचेंज के, वो भी जो ब्रिटिश हर महीने एक फ्लाइट आती है जिसमें पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो कि नाम होते हैं, जिनके पास कागज नहीं है, उनको भेजते हैं। वो फ्लाइट आई, इन्होंने परमिशन दी, फ्लाइट आई, एयरपोर्ट पे खड़ी रही, वापस कर दी। उससे और 2-3 चीजें उन्होंने ऐसी की कि आप देखिए कि वो इतने नाराज हैं कि शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने वीजा रिफ्यूज कर दिया और हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाला। तो डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि आपने बहुत ही एब्सोल्युटली नॉट आपने देख ही लिया, नारा लग दिया, फिर उसकी इतनी ज्यादा प्रोजेक्शन की कि जैसे पता नहीं इमरान खान साहब ने कौन सा महाज फतह कर लिया है। और एक ऐसे चैनल को इंटरव्यू दिया जो कि न्यूज चैनल नहीं है, इंटरटेनमेंट चैनल HBO, और वो केबल पे अवेलेबल है, और उसका प्रचार कर दिया। फिर बंदा भेज दिया कि कम से कम फोन ही हो जाए। ये बातें देखें, मुल्क पाकिस्तान बड़ा कंट्री है, इसको इस तरीके से नादान लोगों के हाथों जलील ना। राइट सर, यानी आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी का मामला रहा यहाँ पे जिसकी वजह से अभी तक हम उन चीजों पे कायल ना कर सके। अमजद शेख साहब, क्या आप भी यही समझते हैं डिप्लोमेसी का ही मामला है? नहीं, ये सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है। आप बेशक कलाबाजियां लगा से भी, और ये साहब बता रहे थे, असल किस्सा वही है कि एक सुपर पावर है और एक रीजनल पावर है, इनका मिलके एक अपने खित्ते के लिए उनका एक प्लान है, एक डिजाइन है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना के खिलाफ। वो अपनी पॉलिसीज उस सोच के तहत चला रहे हैं। आप जब बेशक कलाबाजियां लगाते रहे, जो जी चाहे करते रहे, वो जो उन्होंने अपनी वर्किंग रखी हुई है, जहां जहां उन्होंने ब्लॉक करनी है चीजें, जहां जिस खित्ते को उन्होंने डिस्टेबलाइज रखना है, वो उस प्लान के तहत चल रहे हैं। वो आपकी छोटी मोटी कहानियों से नहीं वो कुछ उनको असर पड़ रहा। लेकिन सर इसके ये भी तो एक रोल प्ले करेगा ना, आपकी जो डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, ये भी तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन चीजों के अंदर। वो है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी आपकी एक सुपर पावर के सामने रिएक्टिव होगी, आप उसको प्रिएम्प्टिव नहीं कर सकते, मुश्किल होगी।
आप कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसके पास न्यूसेंस वैल्यू उसकी इतनी है कि वो आपको कहीं ना कहीं दबा लेता है। जैसे FATF में आपको दबा के रखा हुआ है, वो किसी और जगह भी IMF में भी आपको फंसा के रख सकता है कहीं और। बात यह है कि आपको अपने जुस्से के मुताबिक बात करनी चाहिए ना, जितने कुछ आप राइट सर, मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू क्लोज इट आपके इसी पॉइंट के ऊपर कि आप जिस हद तक हैं, जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी चल रही है, जो इंटरनेशनल जो प्लान चल रहा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने ताल्लुकात और अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो आगे लेके चलना पड़ेगा। मोहसिन बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका, अमजोद शेख साहब थैंक यू सो मच, और ये मकबूल जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।